हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। आज की इस तीसरे लेक्चर में इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि इंडिया को अब डेवलपमेंट की तरफ या जीडीपी ग्रोथ की तरफ कैसे आगे लेके चले, भारत का विकास कैसे हो। एक ऐसा भारत जो ब्रिटिश की नीतियों के तहत बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा चुका है। ब्रिटिश की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी भारत को लेके, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में किया था, भारत की फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने जिस प्रकार से बर्बाद कर दिया था, इन ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों के चलते भारत पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका था। तो भारत को एक नई शुरुआत करनी थी, शुरुआत से, बेसिक से। 1928 के आसपास रशिया में स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। तो भारत ने भी आज़ादी के बाद कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करने की कोशिश की। ये पूरा बैकग्राउंड क्या है, इन सबको हम जानने की आज कोशिश करेंगे। क्या ज़रूरत आन पड़ी भारत को 5 ईयर प्लानिंग को लेकर चलने की। आज उन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम आगे बढ़ते हुए उन सबको बेसिक से और एडवांस की तरफ समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया, जो कि एक सोने की चिड़िया कहा जाता था एक टाइम पीरियड में, जहां विदेशी आक्रमण सिर्फ इसलिए होते थे कि भारत से ज़्यादा जो है वॉर बूटी या युद्ध में लूटा गया माल वहां से लाया जा सके। आज उसी भारत को जब ब्रिटिश छोड़कर जा रहे हैं 1947 में, बंटवारा करके 2 डोमिनियंस में तोड़ के भारत और पाकिस्तान, ऐसे में भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत नाजुक है, बहुत ख़राब है। प्लानिंग की क्यों जाती है, प्लानिंग करने का रीज़न क्या होता है, इस योजना का क्या कारण होता है, योजना क्यों की जाती है। योजना का बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो ये है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मिनिमल रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मिनिमल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत कम है, लेकिन बहुत कम संसाधनों में भी हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट देना हो। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मिनिमल रिसोर्सेज यानी कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अगर हमें देनी है तो हमें एक बेहतर रणनीति और बेहतर योजना बनानी होगी। ये होता है बेसिक जो डेफिनेशन हम प्लानिंग की लेकर चलते हैं, राइट। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं भारत में लाने की कोशिश की गई। अब वो सारी की सारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक नज़र डालते हैं कि हमने कौन कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, कि इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इंडिया किस किस तरीके की योजनाओं में से चूज़ कर सकता है। तो हमारे पास सन 1934 में 1934 में एक बहुत बेहतरीन योजना आई थी, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। आपने नाम सुना होगा, एक इंजीनियर हैं एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, इनका नाम आपने सुना होगा। इनके नाम पे दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है धौला कुआं के पास, एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने सन 1934 में एक ऑप्शन इंडिया को दिया, और जिस ऑप्शन का नाम है प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दरअसल ये जो योजना थी जो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में दी गई, इसको हम जो है 10 ईयर सेटलमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? 10 ईयर सेटलमेंट। उन्होंने बोला कि 10 वर्ष की ये योजना है, आप चाहें तो इस योजना को फॉलो कर सकते हैं। ये प्लैंड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया के नाम से पॉपुलर हुई। ये तो हुआ पहला ऑप्शन। इसके बाद कुछ और जो है ऑप्शंस योजनाओं को लेकर भारत को सुझाए गए, और कई सारे ये जो प्लानिंग के ऑप्शंस हैं ये इंडिया में बहुत लंबे समय तक पॉपुलर रहे। दूसरा जो ऑप्शन आया था वो था 1938 में, सन 1938 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रपोज किया गया था ये प्लान। इसमें जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक प्रपोजल, एक प्लानिंग आगे प्रपोज की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। ये सन 1938 की बात है। इसको हम एनपीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल
प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन। अच्छा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास, तीसरा जो प्रपोज किया गया प्लानिंग के रूप में, वो हमारा रहेगा तीसरा। एक प्लान आया था बॉम्बे प्लान के नाम से। इस बॉम्बे प्लान में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, जो फैक्ट्रियों के ओनर्स थे, मालिक थे, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत को ये सुझाव दिया कि एक प्रो इंडस्ट्रियल मॉडल के फॉर्मेट में प्लानिंग की जाए। यानी जो प्लान बॉम्बे प्लान के नाम से आगे प्रपोज किया गया था, वो बॉम्बे प्लान दरअसल इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति और फैक्ट्री मालिकों की तरफ से सुझाया गया था। ये प्रो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लानिंग थी, प्रो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लानिंग थी। एक ऐसी योजना जो प्राइवेट सेक्टर के प्रति फेवरेबल थी, ऐसी योजना को हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं। ये प्रो प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग 15 साल की एक योजना के रूप में आगे प्रपोज की गई थी कि 15 साल तक फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से जो प्रमोशन दिया जाना चाहिए वो प्रो प्राइवेट इंडस्ट्री मॉडल को दिया जाना चाहिए, जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, राइट। कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। एक योजना आई थी पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान। अब ये जो योजना है पीपल्स प्लान, ये एक हमारे लेफ्टिस्ट थे जिनका नाम था M.N. रॉय, M.N. रॉय। हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने क्लासेस मेरी अटेंड की हैं तो हमने पढ़ा था कि M.N. रॉय जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन करते हैं। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से प्रभावित हैं और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो मीटिंग्स हैं उनको भी अटेंड कर चुके थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठन से पहले। तो M.N. रॉय जो एक कम्युनिस्ट है, उन्होंने पीपल्स प्लान प्रपोज किया। अब ये जो पीपल्स प्लान है M.N. रॉय के द्वारा, वहाँ पे M.N. रॉय सर ने बोला कि हर चीज़ का कंप्लीट नेशनलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? बोलते हैं संपूर्ण राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण राष्ट्रीयकरण। अब इन्होंने एक बात कही कि इस नेशनलाइजेशन में, इस संपूर्ण राष्ट्रीयकरण में कृषि का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एग्रीकल्चर का भी नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो प्लानिंग थी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, वो हमने उठाई थी, जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो था रशिया से। रशिया में एक लीडर रहे थे स्टालिन। तो स्टालिन ने 5 ईयर प्लानिंग शुरू की थी रशिया में। ये सन 1928 की बात है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने वहाँ से उठा लिया, लेकिन हमने जो मॉडल इस्तेमाल किया है वो मॉडल अभी हम देखेंगे कि हमने डेमोक्रेटिक पैटर्न वाला मॉडल प्रपोज किया है, ना कि हमने रेजिमेंटेशन के आधार पर प्लानिंग को उठाया जो कि रूस से प्रभावित है। ये तो चीज़ हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी? हमने देखा कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, हम योजना को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला कि कम से कम जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल, यही प्लानिंग की डेफिनेशन होती है। आज़ादी के बाद भारत को बहुत सारे अलग अलग योजनाओं के लिए, प्लानिंग के लिए ऑप्शंस दिए गए, जिसमें सन 1934 में M. विश्वेश्वरैया जो पेशे से एक इंजीनियर थे, उन्होंने 10 साल का एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसके चेयरमैन थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रपोज किया नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन। बॉम्बे प्लान करके एक योजना प्रपोज की गई जो 15 साल की एक प्लानिंग थी, 15 ईयर्स प्लानिंग थी। ये एक प्रो प्राइवेट इंडस्ट्री मॉडल था, प्रो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लानिंग थी। इसके बाद पीपल्स प्लान जो सर M.N. रॉय ने प्रपोज किया, इन्होंने बोला कंप्लीट नेशनलाइजेशन होना चाहिए। इन्होंने तो एग्रीकल्चर को भी राष्ट्रीयकरण, एग्रीकल्चर का भी करने का प्रपोजल सामने रखा, बोले कि कृषि का भी नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद एक बहुत बेहतरीन प्लान था जिसको हम गांधीयन प्लान के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं इसको गांधीयन प्लान के नाम से। अब जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है गांधीयन प्लान है, तो ये गांधी जी के द्वारा या उनकी किसी फॉलोअर के द्वारा प्रपोज किया गया होगा। तो ये गांधी जी के ही एक फॉलोअर थे जो गांधीयन आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। उनका नाम था श्रीमन नारायण। क्या नाम था? श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण ने गांधीयन प्लान प्रपोज किया था। इस गांधीयन प्लान में उन्होंने बोला कि रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीणी विकास होना चाहिए। तो उन्होंने ग्रामीण विकास को तवज्जो दी कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और ये मॉडल है गांधीयन प्लान, वो रूरल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे होगा? जैसे बापू ने बताया था। बापू ने कैसे बताया था? बापू ने बोला था कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, कुटीर उद्योगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये कब की बात है? याद करो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था बापू ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, हम इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन हर घर में हमारे पास एक छप्पर तो है, टिन शेड तो है, कच्चे घर हैं भले ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न करके अपने ही घरों में, अपने ही छप्परों में, अपने ही टिन शेड के नीचे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे साबुन हो गया, जैसे बीड़ी हो गई, जैसे केमिकल्स हो गए, है ना। हम बीड़ी रोल कर सकते हैं, हम नमक बना सकते हैं, जो हम चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्वदेशी, वो सारी की सारी चीज़ें हम कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो गांधीयन प्लान में श्रीमन नारायण ने भी यही प्रपोज किया कि ग्रामीणी विकास होना चाहिए और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलना चाहिए। गांधीयन प्लान हो गया रूरल डेवलपमेंट वाला। अब इंडिया जो ब्रिटिश की खराब नीतियों से सफर कर रहा था, वो ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ सेलेक्टेड या चुनिंदा क्षेत्रों में ब्रिटिश के तगड़े कंपटीशन के बावजूद उनको टक्कर देने में सफल हुआ। ये कौन कौन से सेक्टर्स थे जिसमें भारत ब्रिटिश को ब्रिटिश काल के दौरान, उनके शासन काल के दौरान कुछ क्षेत्रों में उनकी खराब दमनकारी नीतियों के बावजूद टक्कर दे पाया? वो एक फील्ड हमारा है टेक्सटाइल। क्या है? टेक्सटाइल। एक फील्ड हमारा है जूट। क्या है? जूट। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे तो हमारे पास अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद, और हमारे पास गुजरात के महाराष्ट्र के बॉम्बे में, यानी अहमदाबाद और बॉम्बे, यहाँ पर हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज सस्टेन कर पाई, यानी ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों को भी ये सस्टेन कर पाई, झेल पाई, और उनके बावजूद भी ये इंडस्ट्रीज हमारी वहाँ पर बनी रही, पनपती रही। राइट। इसके बाद हम देखते हैं जूट इंडस्ट्रीज को। तो बंगाल की जूट इंडस्ट्रीज ब्रिटिश की खराब नीतियों के बावजूद भी सरवाइव करने में सफल हुई। और एक बहुत बड़ा, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा जमशेद जी टाटा के द्वारा बनाई गई टिस्को कंपनी। जमशेद जी टाटा के द्वारा बनाई गई टिस्को कंपनी जो 1907 में बनी थी, ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वदेशी आंदोलन में हमने कुछ बंगाल में केमिकल और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज देखी थी पीसी रे की लीडरशिप में। वो भी एक स्वदेशी टाइम पीरियड में एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट था। इनके अलावा भारत में फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का कोई खास विकास कार्य नहीं हो पाया। तो ये कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हमने ब्रिटिश की सप्रेसिव पॉलिसीज़ को, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ को भी सर्वाइव किया है। बावजूद उसके हमने अपने टेक्सटाइल सेक्टर में, जूट इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ एक्सेप्शनल डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे टिस्को, जमशेद जी टाटा। नाम लिखते हैं सर, जमशेद जी टाटा। राइट। अब बढ़ते हैं आगे। जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं आज़ादी के बाद वाला, तो हम ये देखेंगे कि अगर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जा रही हैं
तो पंचवर्षीय योजनाएं एक आयोग के द्वारा शुरू की जाएंगी जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन का मतलब होता है योजना आयोग। क्या मतलब होता है इसका? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो आज जो है नीति आयोग के रूप से जानी जाती है शायद 2017 के बाद। पोस्ट 2017 इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के मंत्री शामिल होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के मंत्री शामिल होंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक के या पद वाले जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो चेयरमैन रहेंगे प्लानिंग कमीशन के। कैबिनेट मिनिस्टर्स में आपके आ जाएंगे, एक बहुत पॉपुलर मिनिस्टर है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर हम और देखें मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में, तो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनका नाम था राजीव शुक्ला। क्या नाम था? राजीव शुक्ला। और इसके अलावा अन्य मेंबर्स थे, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इसके अलावा अदर जो मिनिस्टर्स और मेंबर्स हैं वो प्लानिंग कमीशन को बनाए हैं। उस वक्त जो 1951 में प्लानिंग कमीशन बनी थी, ये उस प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे, ये उस प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे जिन्होंने भारत में प्लानिंग कमीशन का पहला प्लान डेवलप किया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने जरूरी हैं। मैं इंक जो है वो चेंज कर ले रहा हूँ फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1951 में 1951 में बन गया हमारा प्लानिंग कमीशन, और आज़ाद भारत में पहली जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, आम चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो सरकार बनी है उसने पहली योजना जो है वो भारत में शुरू करी। ये जो प्लानिंग है, इन प्लानिंग के गोल्स क्या हैं, लक्ष्य क्या क्या हैं, क्या लक्ष्य रखे गए हैं प्लानिंग कमीशन के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, तो ये लक्ष्य बहुत पॉपुलर है जानने के लिए। पहला आपको समझना है इक्विटी। क्या समझना है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब है समता। क्या मतलब है? समता। कि जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इस राष्ट्रीय आय का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी राष्ट्रीय आय हो रही है, नेशनल इनकम जो बन के आ रही है, वो नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये हुआ हमारा पहला लक्ष्य प्लानिंग कमीशन का। दूसरा लक्ष्य हमारा हो जाएगा ग्रोथ, जो आप सभी को पता होगी कि हम प्लानिंग कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि हो सके और भारत तेजी से आगे बढ़ सके, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा इक्विटी, ग्रोथ। ग्रोथ के अलावा हो गया रिलायंस। रिलायंस, रिलायंस को हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। जिस प्रकार स्वदेशी आंदोलन में हमने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया था, और 1905 के स्वदेशी आंदोलन में हमने देखा था कि हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, तीन चीज़ों में टारगेट कर चुके थे। पहला, हम इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं 1905 की। कब की बात कर रहे हैं? 1905 की, कि हम उद्योगों में आत्मनिर्भरता लाएंगे, हम ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने स्कूल्स और विद्यालयों में आत्मनिर्भरता लाएंगे, हम ब्रिटिश एजुकेशन नहीं लेंगे, अपने खुद के विद्यापीठ, अपने खुद के स्कूल्स डेवलप करेंगे। और इंडस्ट्रीज़ और स्कूल्स, इन दोनों में हमने आत्मनिर्भरता की बात करी थी। स्कूल्स का मतलब है शिक्षा से, एजुकेशन से। हम इंडस्ट्रीज़ में
आत्मनिर्भर बनेंगे, हम स्कूल्स में आत्मनिर्भर बनेंगे और हम अपनी फैक्ट्रीज को डेवलप खुद करेंगे, हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हम ब्रिटिश रेडीमेड प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन में हमने अपना एक लक्ष्य बनाया था। आज जब भारत आज़ाद हो गया है और हम प्लानिंग कमीशन बना चुके हैं, तो प्लानिंग कमीशन के जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, वो भी सेल्फ रिलायंस है कि भाई जिस चीज़ को आप भारत में प्रोड्यूस कर सकते हो उस चीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। whatever can be manufactured in India will not be imported. In India it will not be imported. हम आयात नहीं करेंगे उन चीज़ों का जिन चीज़ों को हम भारत में ही बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमने उनको भारत में बना लिया तो हम उनको बाहर सप्लाई भी कर सकते हैं, तो उस एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलेगा। और चौथा हमारा था मॉडर्नाइजेशन। क्या था? मॉडर्नाइजेशन। तो ये हमारे 4 लक्ष्य थे। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आधुनिकीकरण। क्या मतलब है इसका? आधुनिकीकरण। ये हुआ मॉडर्नाइजेशन का मतलब, जो कि हमारा एक लक्ष्य था। अब ये मॉडर्नाइजेशन किन किन फील्ड्स में हम करेंगे? आधुनिकीकरण हम करेंगे सोशल आउटलुक में, कि जो सामाजिक आउटलुक है उस आउटलुक को हमें डेवलप करना है, उसको हमें आगे मॉडर्न करना है, आधुनिकीकरण करना है सोशल आउटलुक का, कि हमारा सामाजिक दृष्टिकोण जो है, वो सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हो, हम मॉडर्न बने, हम आधुनिक बने। दूसरा टेक्नोलॉजी, तकनीक, कि हमारे पास आधुनिक तकनीक आए। क्या आए? आधुनिक तकनीक। तो ये हो गए हमारे 4 लक्ष्य। जरा नजर डालते हैं कौन कौन से 4 लक्ष्य भी हमारे 4 लक्ष्य हो गए। पहला तो हमारा हो गया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, कि जिन चीज़ों को हम भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उनको बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, आयात नहीं करेंगे। दूसरा लक्ष्य है ग्रोथ, कि हम अपनी जीडीपी को ग्रो करेंगे। और तीसरा है समता, इक्विटी, कि जो भी नेशनल इनकम डेवलप होगी, जो भी हमारी राष्ट्रीय आय बैठेगी, उस राष्ट्रीय आय को बराबर उसका वितरण करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और हम आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मॉडर्नाइजेशन से क्या संबंध है? किन किन चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन? पहला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आधुनिकीकरण में हम तकनीक को या फिर अत्याधुनिक तकनीक को विकसित करेंगे, हम सोशल आउटलुक को भी मॉडर्नाइज करेंगे, हम सामाजिक दृष्टिकोण में भी आगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। ये तो हमारे हो गए गोल, राइट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया कि जो टेक्नोलॉजी हमने फॉलो करी थी, जो तकनीक हमने फॉलो करी थी, वो रशिया की जो प्लानिंग की टेक्निक थी, उस टेक्निक को हमने फॉलो नहीं किया। हालांकि कॉन्सेप्ट हमने रूस से ही उठाया है। मैंने आपको बोला कि स्टालिन ने 1928 में शुरुआत की थी 5 ईयर प्लानिंग की, तो वो कॉन्सेप्ट तो हमने रूस से लिया है, लेकिन रूस में जो रेजिमेंटेशन के माध्यम से डेवलपमेंट करते थे, हम वैसा नहीं करेंगे। हमने क्या अपनाया है? हमने टेक्नोलॉजी में हमने जो तकनीक अपनाई है प्लानिंग को डेवलप करने की, विकसित करने की, वो है डेमोक्रेटिक प्लानिंग। क्या है? डेमोक्रेटिक प्लानिंग, प्रजातांत्रिक योजना, जिसमें हम सोसाइटी एज अ होल या फिर होलिस्टिकली हम पूरे सोसाइटी को डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, जो हमने शुरू की, अप्लाई करी या फिर हमने फॉलो करी, राइट। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे के विकास कार्यों की तरफ, कि जो शुरुआत में हमने मॉडल अपनाया है, शुरुआत में जो हमारी प्लानिंग शुरू हुई है फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से, तो हम जो है प्रभावित थे एक हारोल्ड डोमर नाम के मॉडल से। किस मॉडल से? हारोल्ड डोमर मॉडल से हम प्रभावित थे, तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। ये एक्चुअली 2 लोग हैं, ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनका मॉडल क्या कहता है? इनका मॉडल कहता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू, या जी, ग्रोथ हेयर रेफर्स टू जी,
इक्वल्स टू सेविंग्स, सेविंग्स इसको हम स्मॉल एस बना देते हैं और नीचे कैपिटल आउटपुट रेशियो। आज हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को फॉलो करते हैं, COR को नहीं करते, क्योंकि उसमें लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो भी शामिल हो जाते हैं। क्या शामिल हो जाते हैं? लेटेस्ट ट्रेंड भी ICOR में शामिल हो जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि जो हारोड डोमर मॉडल में ये बोल रहे हैं G इज इक्वल्स टू सेविंग्स अपॉन कैपिटल और आउटपुट रेशियो, उसका मतलब क्या है? तो जैसे आप पर यूनिट वन यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 1 यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखो कि 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त करने के लिए, 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कितने यूनिट कैपिटल या पूंजी को निवेश करना पड़ेगा, राइट? 1 यूनिट आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो वो हमारा हो गया, क्या हो गया? वो हो गया कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या हो गया? कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी हारोड डोमर मॉडल कहता है कि आपको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेंगी? सेविंग्स। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी। ये एक सिंगल मॉडल को प्रमोट करता है, G इज इक्वल्स टू S अपॉन K, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि पर यूनिट आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितना कैपिटल आपको निवेश करना पड़ेगा। और ये कैपिटल आप लाओगे कहाँ से? ये कैपिटल आप लाओगे सेविंग से। कहाँ से लाओगे? सेविंग से। ये तो हारोड डोमर मॉडल ने बोला। अच्छा, दूसरा मॉडल आप पढ़ोगे नेहरू महालनोबिस मॉडल। क्या पढ़ोगे? नेहरू महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस साहब से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे नेहरू जी, और इनका जो मॉडल था वो मॉडल था हैवी इंडस्ट्रीज मॉडल। कौन सा मॉडल था? हैवी इंडस्ट्रीज मॉडल। अब इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं जरा ध्यान से सुनना। महालनोबिस साहब बोलते हैं कि अगर नेहरू जी हमें कम समय में जल्दी डेवलपमेंट करना है, जल्दी ग्रो करना है, तो हमें हैवी इंडस्ट्री मॉडल को अपनाना होगा। मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना होगा। अब ज़रा ध्यान से बताओ, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, आप आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या भारत में? नहीं करते। तो आपको आयरन और स्टील बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जहां आपका आयरन और स्टील का इंपोर्ट बढ़ा वहां आप देखोगे कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ जाओगे। कहाँ बढ़ जाओगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP पेमेंट, जो हमारा पिछला टॉपिक था, वो वहीं से इसको उठा लो। कि हमने देखा जहां एक्सपोर्ट आपका बहुत कम हो जाए और इंपोर्ट आपका बहुत बढ़ जाए, है ना, इंपोर्ट आपका बहुत बढ़ जाए, तो जब ह्यूज इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट ना के बराबर होगा तो आपकी BOP क्राइसिस आ जाएगी, राइट? और हमने वही किया, हमने महालनोबिस की बात मानकर हैवी इंडस्ट्री मॉडल को फॉलो किया सेकंड 5 ईयर प्लान से, और हमने सेकंड हैंड मशीन्स इंपोर्ट करी यूरोप से। यूरोप जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज से गुजर चुका था, उनसे पुरानी मशीनें सेकंड हैंड भारत ने मंगाई। अच्छा, ये मशीनें जब खराब हो जाएंगी तो इनको रिपेयर करने के लिए भी जो इंजीनियर आएगा वो भी यूरोप से आएगा। हमारे पास इंजीनियर भी नहीं है, तो ये मॉडल तो फ्लॉप होना ही था। ये मॉडल कहलाता है नेहरू महालनोबिस मॉडल, राइट? पूरा नाम है PC महालनोबिस, PC महालनोबिस, ये उनका पूरा नाम है, महालनोबिस साहब का, राइट? तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जरा बढ़ते हैं प्लानिंग की तरफ, है ना? मैं आपको ले चलता हूँ कौन कौन सी प्लानिंग हुई है या कौन कौन सी चीज़ों की तरफ हम फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से शुरुआत करते हैं। मोस्टली अभी तक जो हमने समझा वो समझा कि रीज़न क्या थे, प्लानिंग क्यों की जाती है, भारत में किस मॉडल को फॉलो किया शुरुआत की, और किन किन अलग अलग इकोनॉमिस्ट से इंडियंस जो है वो प्रभावित थे, और नेहरू जी ने कौन से मॉडल को प्रमोट किया, हारोड डोमर मॉडल के बाद PC महालनोबिस वाला मॉडल, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। हमने देखा था कि जो 5 ईयर प्लानिंग्स होंगी, 5 वर्षीय जो योजनाएं होंगी, 5 ईयर प्लानिंग्स, इन 5 ईयर प्लानिंग्स में जो योजनाएं बनेंगी उन योजनाओं में पहले शुरुआती तौर पे एक नज़र डाल लेते हैं, और फिर इन डिटेल हर प्लानिंग, हर योजना को हम पढ़ेंगे।
पहले जनरल इलेक्शन आम चुनाव 1951 में हुए, तो जो पहली योजना आपकी बनेगी वो 1951 से बनेगी 1956 तक। कहाँ तक बनेगी? 1956 तक। ये हो गई हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग 1956 से लेकर 61 तक हो गई। कहाँ तक हो गई? 61। और तीसरी हो गई 1961 से लेकर 1966, ये हो गई थर्ड 5 ईयर प्लानिंग, राइट। आपको पता होगा 1962 में इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था। क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। तो स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी खराब चल रही थी। 3 5 ईयर प्लान के बाद, उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक, इस टाइम पीरियड में हमारे जो है 3 अलग अलग एनुअल प्लान्स, वार्षिक योजनाएं आई। क्या आई? 3 एनुअल प्लान्स, 3 वार्षिक योजनाएं 66 से 69 के बीच में लागू की गई। मैं स्याही बदल दे रहा हूं ताकि कुछ आपको बेहतर लगे दिखने में। तो पहली योजना आपने देखी 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61 और तीसरी 1961 से 1966। इट वॉज फॉलोड बाई 3 एनुअल प्लान्स, यानी 3 साल तक लगातार एनुअल प्लान्स डेवलप हुए। अब ये क्या है एनुअल प्लान्स, मैं इनकी चर्चा करूंगा। पहले एक नज़र इन सभी प्लानिंग्स पर डाल लेते हैं। तो चौथी जो योजना होगी वो 1969 से लेकर होगी 1974 तक। 1969 से 1974 तक ये हो गया 4th प्लान। कौन सा हो गया? 4th प्लान। अब जरा 5th प्लान की तरफ बढ़ते हैं। तो 1974 1974 से होगी ये 1978 तक, ये हो गया हमारा 5th प्लान। कौन सा प्लान हुआ? 5th प्लान। एक नज़र फिर से डालते हैं। 1951 से 1956 ये हो गया पहली योजना। 1956 से 1961 दूसरी योजना। 1961 से 1966 तीसरी योजना। लगातार 3 प्लान शुरुआत के अच्छे चलते रहे। 66 के बाद 3 वार्षिक योजनाएं आई और 3 योजनाओं के बाद 1969 से लेकर 74 तक ये 4th प्लान चलेगा और 74 से 78 तक 5th प्लान। ध्यान रहे ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड था। कौन सा टाइम पीरियड था? इमरजेंसी का। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी तब का ये प्लान होगा हमारा 5वां प्लान 78 के टाइम पीरियड का। अब बढ़ते हैं आगे। 1978 के बाद 78 से लेकर 80 तक, 1978 से लेकर 1980, इन 2 सालों में हमारे रोलिंग प्लान चलेंगे। क्या चलेंगे? रोलिंग प्लान्स। अब ये क्या होते हैं रोलिंग प्लान्स? एक नज़र डाल देते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं हटा दी, और जब पंचवर्षीय योजनाएं हटा दी तो इन्होंने क्या किए? एनुअल प्लान्स बनाए, सालाना योजनाएं बनाई। इन सालाना योजनाओं में 1 साल तक वो योजना काम करेगी और उसके बाद वो 1 साल खत्म होने पर एनुअली उस योजना का इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन यानी एक योजना 1 साल तक चली। कितने साल तक चली? 1 साल तक। और 1 साल तक चलने के बाद साल खत्म होते होते हम उस योजना का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन पर आधारित दूसरे वर्ष की योजना बनाएंगे। इसको रोलिंग प्लान बोला गया। क्या बोला गया? रोलिंग प्लान। जब वापस सरकार कांग्रेस की बनी तो कांग्रेस ने ये रोलिंग प्लान हटा दिए और फिर अपने वापस पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ आगे बढ़ गए। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। कल की क्लास में हम दोबारा फिर मिलेंगे और यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टे फिट। थैंक यू।